नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये जैसा कि कल के एपिसोड में बताया गया था कि ये टीवी चैनल वाले जो है लगातार जो क्रूरता है उसकी तालिबान की उसको दिखा रहे हैं। उसको क्रूरता दिखाने से कोई लाभ नहीं, वो क्रूर है। नुकसान जरूर है अपने यहाँ। नुकसान ये है कि हमारे देश में देखिए, हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है और अच्छे लोगों का देश है। तो जितनी अच्छाई है कि अच्छे लोगों का देश है, खूबसूरत देश है, उतना ही कष्टकारी यह है कि जो कुछ कट्टरवादी तत्व हैं इसमें और वो हर तबके में विद्यमान हैं। वो कट्टरवादी जो सोच है वो पूरे सिस्टम पर जो है वो हावी होना चाहती है और बाकी यानी पूरे समाज को इज्जत वो कट्टरवादी सोच जो है बताया गया है कि वो सामंतशाही सोच की है, साम्राज्यवादी सोच की है। वो दूसरे को सम्मान भी नहीं देना वो चाहती है और वो सिस्टम पर हावी होना चाहती है और कई तरह के हथकंडे भी अपनाती है। झूठी कहानियाँ रच करके झूठी कहानियाँ फैलाना और नफ़रत का सहारा लेना। यूट्यूब पर आप यदि किसी को मौका मिलता होगा, तमाम इस तरह से अनर्गल, आधारहीन, बेसलेस चीज़ें वो चलाई जा रही हैं। यूट्यूब तो सोशल मीडिया तो इन गंदगियों से भरा हुआ है। तो वो जो है जो कट्टरवादी सोच, खैर वो भारत में नहीं, वो बाहर भी है। तो ये कहा जा रहा है कि हमारा देश तो खूबसूरत है, खूबसूरत लोगों का है, अच्छे लोगों का है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो कट्टरवादी सोच है उसके बहकावे में हम लोग आ जाते हैं और पूरी आवाम के विषय में वो सोचने का मौका नहीं मिलता है या वैसा दृष्टिकोण वो पनप नहीं पाता है। भारतीय जनता दल बराबर इस बात को बल दे रहा है कि आवाम की सोचिए, पीपुल एट लार्ज, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पीपुल एट लार्ज, पूरी आवाम के विषय में सोचिए। अब हम लोग का पूरा दिमाग कौन मुलायम है, कौन राहुल है, कौन अखिलेश है, कौन मुलायम, कौन अखिलेश है, कौन मुलायम है, कौन मायावती है, कौन ममता है, इसी में धंसा रहता है। यदि हम आवाम के विषय में सोचे, अपने भारतीय भाई और अपने भारतीय भाई जो भारतीय भाई बहन उसके विषय में सोचे, कौन भारतीय भाई बहन हमारा अलग थलग पड़ा हुआ है उसके विषय में सोचे, क्या उसको तकलीफ क्या है, उसको सम्मान जो है जो समाज के द्वारा उसको जो सम्मान दिया जाना चाहिए, जो संविधान ने उसको जो है एक बराबरी का
और प्रतिष्ठा का, इज्जत का जो है वो अधिकार दिया हुआ है, वो सम्मान उसको समाज भी देने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। इन सब बातों के प्रति संवेदनशील होने के बजाय इन जो है इन पर हम अब इन पर ही वो पूरा दिमाग जो है वो खपा रहता है कि कुछ मोदी के भक्त, कुछ मुलायम के भक्त, कोई अखिलेश के भक्त, कुछ हुआ है उसके भक्त। ये बहुत ही गलत है। ये इसी से जो है कट्टरवादी, सामंतशाही, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। हमारे देश, हमारी आवाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। न तो राहुल हैं, न तो मोदी हैं, न तो अखिलेश हैं, न तो ये मुलायम हैं, न तो मायावती, न तो वो ममता बनर्जी। ये सबको जो है अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आवाम से बढ़ करके और देश से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। तो हम अपने देश की सोचें और अपने भारतीय भाई बहनों के विषय में सोचें। ये क्या है? ये तो इसी समाज को बांटने वाली जो वो शक्तियां हैं। अरे जरूरत है कि हमारे बीच में एकता या भारतीयता क्यों नहीं आ पा रही है? किन कारणों से नहीं आ पा रही है? अब जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया है कि कुछ हमारे तबके हमारे जो है वो अलग थलग उनको किए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमको सम्मान चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, हमको बराबरी का वो चाहिए, वो इज्जत चाहिए, जो कि वो देने को तैयार नहीं है। कौन? यही कट्टरवादी, सामंतशाही, साम्राज्यवादी सोच। कभी कभी उनको अपमानजनक शब्दों से किसी को पंचर पुत्र, किसी को जिहादी, किसी को भाईजान, किसी को पाकिस्तानी, किसी को चमार, किसी को हरिजन, ये आज भी चल रहा है। भारतीय जनता दल ने बराबर इसकी मनाही की है। भारतीय जनता दल की सरकार आएगी तो इसको कुचल करके वो रहेगी, इस मानसिकता को। तो इन कारणों पर जो है वो भारतीय जनता दल ने बताया कि भाई ये कारण हैं अभी फिलहाल जो जानकारी में आए हैं, तो इनका निवारण करके ही हम लोगों को साथ मिला सकते हैं, लोगों को गले लगा सकते हैं। और एकता जो एकता इस मुल्क को बहुत जरूरत है। बिखराव जो कि इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, उसका निवारण हम कर सकते हैं। तो वही जो दिखाते हैं सब, जब ये चैनल वाले, ये बराबर कहा जाएगा और आज भी कहा जा रहा है कि चैनल वाले, मीडिया वाले हमारे देश के बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं, दुश्मन हैं। उसको जो है वो जो आतंकवादी और विश्व स्तर का आतंकवादी वो तालिबान है, उसकी क्रूरता को क्यों दिखा रहे हो? उससे हमारे समाज में बड़ी एक संवेदनशीलता होती है। कट्टरवादियों को मौका मिलता है हमारे एक भारतीय समाज के तबके को निशाना बनाने का, ये मालूम है उनको। तब भी ये दुष्ट जो है, ये स्वार्थी जो है, देश के दुश्मन चैनल जो है उसको दिखाते रहते हैं। भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन का समाज ही नहीं, बल्कि पूरा हमारा आदरणीय भारतीय भाई बहनों का समाज मुल्क परस्त है, देशभक्त है। बस उसमें देशभक्ति की भावना जो दबी हुई है उसको जगाने की बात है। और जिसको जगाने की
की कोशिश भारतीय जनता दल अभी यूट्यूब के माध्यम से कर रहा है, लोगों के बीच में आएगा, थोड़ा साधन ये जुटा रहा है। साधन भी एक मुद्दा होता है, तो वो जो है लोगों में मैंने वो एकता के लिए ये प्रयास कर रहा है। तो और मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती, मतलब कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और अपनी जनता से प्यार, जनता को सम्मान, इस तरह ये इसके संस्कार, इसके आदत के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है। और जो इसमें बाधाएं हैं, सबसे बड़ी बाधा कौन है? सबसे बड़ी बाधा ये राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल समाज को बांट करके ही अपनी वोट सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए बराबर भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम से बराबर निवेदन कर रहा है कि इनको आप जो है बूथ पर, मतपेटी पर, ईवीएम मशीन पर नष्ट में नाबूद करिए। जब आप नष्ट में नाबूद कर देंगे, वहीं से समाधान जो है वहीं से शुरू होगा। तो एक तो बाधा वो है। दूसरी बाधा है जो इन सबों ने मानसिकता जो है वो डाल रखी है। मानसिकता क्या है? एक तो कि लोगों के मसीहा और खुदा राहुल हैं, लोगों के खुदा और मसीहा मोदी जी हैं, लोगों के खुदा और मसीहा अखिलेश हैं, लोगों के खुदा और मसीहा मायावती हैं। ये बहुत ही गलत है। लोगों का यदि कोई मसीहा है तो ये देश है, इस देश का संविधान है। न तो मोदी हैं, न तो मायावती हैं। तो और खुदा हमारा अवाम है, यह देश है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये मानसिकता आनी चाहिए। व्यक्ति पूजा की जो अंधभक्ति है, जो कि कट्टरवादी सोच को, सामंतशाही सोच को, साम्राज्यवादी सोच को जन्म देती है, इसको त्यागना होगा। तो एक तो ये मानसिकता है। दूसरी मानसिकता व्यक्तिगत स्वार्थ की, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो जातिवाद जो साधा जाता है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ का ही एक तरीका है। वो जातिवाद नहीं है, वो व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का तरीका है। संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का तरीका है। क्योंकि जातिवाद से किसी जाति का आज तक कोई किसी जाति का आज तक भला हुआ नहीं है और न होगा। सांप्रदायिकता से या संप्रदायवाद से या समुदायवाद से किसी समुदाय का भला न तो हुआ है और न तो होगा। वो व्यक्तिगत स्वार्थ साधने का एक तरीका है उनका, माने इन स्वार्थियों का। उसी प्रकार भाषावाद है, उसी प्रकार प्रांतवाद है, उसी प्रकार क्षेत्रवाद, समूहवाद है। तो जितने वाद हैं ये व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के अलग अलग तरीके हैं और हम आप इसके शिकार बने हैं। तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि ये तीसरा जो है ये मानसिकता की बाधा है, जो कि हम इसके शिकार बने हुए हैं। और चौथा जो है, एक जो है कृत्रिम पहचान की। कृत्रिम पहचान क्या मतलब? कि हम सबसे पहले राजपूत हैं, सबसे पहले ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं। इस पहचान को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, हम चोटी वाले ब्राह्मण हैं, हम जो है वो ब्राह्मण हैं। हम अब ये भारतीय क्या होता है, इस तरह की सोच भी जो है बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारतीय जनता दल ये ऐसे सोच वालों को ये कहना चाहता है कि सोच छोड़ दीजिए
बहुत महंगा पड़ जाएगा। अभी तो चूंकि यह अराजकता का दौर चल रहा है, इसके पहले जो है जेएनपीसी वो जो है देशद्रोहियों का दौर चल रहा था, ये चल रहा अराजकता का दौर चल रहेगा। और हर वक्त ऐसा दौर नहीं चलेगा, और सबको सिखा के रहेगा कि सारी सुविधा, सारे अधिकार तो एक नागरिक के रूप में आप उठाते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और हम ब्राह्मण हैं, हम चोटी वाले ब्राह्मण हैं, और उधर हम मुसलमान हैं, हम कुरान से चलेंगे। और ये भारतीय क्या होता है? इस तरह की सारी कट्टरवादी जो सोच है, उसको ध्वस्त करना होगा। सबको कहना होगा कि आप सिर्फ भारतीय हैं, और जिसको भारतीय रूप में नहीं रहना है वो इस देश के बाहर जाए। इस देश में तो वही रहेगा जो कि भारतीय बन करके रहेगा, भारतीय संविधान की इज्जत करेगा, और मुल्क की इज्जत करेगा, और अवाम की इज्जत करेगा। तो बताया जा रहा है कि वो सोच जो है इस टाइप की है। और एक जो है, हाँ वो अच्छा, व्यक्तिगत स्वार्थ, और व्यक्तिगत स्वार्थ इस रूप में भी है कि ये भावना लगभग शून्य है कि समाज की भलाई में हम अपनी भलाई देखें। ये भावना लगभग शून्य है। देश की भलाई में अपनी भलाई देखें। जो देश आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, वहाँ के लोगों में यही भावना है कि समाज का हित होगा तो उसमें अपना भी हित है, देश का भला होगा उसमें अपनी भी भलाई है। लेकिन नहीं, पहले हमारा भला हो, और इसके बाद उसका जो जूठन है वो दूसरों को मिले। ये दृष्टिकोण अब कितनी प्रसिद्ध में है ये तो आप लोग बल्कि ये वो बेहतर जानते होंगे। बहुत ही घातक है। देश की भलाई में अपनी भलाई, समाज की भलाई में अपनी भलाई, ये दृष्टिकोण लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के देशभक्ति की भावना आ सकती है। और जिस देश के लोगों में देशभक्ति की भावना ना हो, और यह सच्चाई है, हमारे लोग में औसतन देशभक्ति की भावना का बहुत बड़ा अभाव है, बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। जान लीजिए कि जो मुद्दा पोस्टरबाजी और विज्ञापनबाजी और कवि सम्मेलन, मुशावरा का शिकार हो जाए, उस मुद्दे की ऐसी तैसी हो जाती है, तो वो किसी काम का रहता नहीं है। देशभक्ति के नाम पर कवि सम्मेलन होगा, देशभक्ति के नाम पर मुशायरे होंगे, भाषणबाजी होगी, इससे देशभक्ति नहीं आ सकती है। देशभक्ति लोगों में ये भाव डालना होगा कि देशभक्ति हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारा अस्तित्व, हमारे अस्तित्व में, हमारी सोच के अस्तित्व में वो आना चाहिए। और स्वतः मैंने ऑटोमेटिक, बगैर किसी पोस्टरबाजी और विज्ञापन के। अब जैसे माने माता पिता और पुत्र संतानों का क्या रिश्ता है, वो कभी बेटा कहता है कि ये मेरे बाप, ये मेरे बाप, ये मेरे बाप, नहीं कहता है ना, तो भावना है ये मेरे पिता हैं और इनको आदर करना है। तो वही चीज़ है कि, और उसमें मैंने यानी किसी के लिए पिता, यानी पिता के लिए जो है कि किसी विज्ञापन की आवश्यकता वो नहीं होती है। ये एक भाव होता है।
और पिता के लिए तो कहीं कहीं मानता भाई कि पिता जो है वो आसमान से भी ऊंचा होता है, मानता है, और होना भी चाहिए। माता पिता का स्थान तो बहुत ऊंचा होता ही है। तो उसके लिए कोई विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती है। वैसा ही भाव देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए होना चाहिए। किसी विज्ञापन की, किसी कवि सम्मेलन की, किसी मुशायरे की और किसी भाषणबाजी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये भाव स्वतः आना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, करते हैं, उसी प्रकार एक स्वतः भावना होनी चाहिए। हम अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करें और मुल्क कैसे सलामत रहे, कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता करें, और वैसी ही चिंता जो है अपनी आवाम के विषय में करें। ये भावना आना चाहिए। व्यक्ति पूजा को छोड़ करके व्यक्ति पूजा, कुछ लोग मोदी के भक्त, कुछ लोग जो मायावती के भक्त, कुछ लोग अखिलेश के भक्त, कुछ राहुल के भक्त। ये बहुत बड़ी बीमारी का एक कारण है। तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता, इस भारत को इस दौर में बहुत आवश्यकता इसकी है। इसीलिए भारतीय जनता दल सब बातों से ऊपर इसी पर जुटा हुआ है कि यानी राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता के आधार पर राष्ट्रभक्ति, इसी पर जुटा हुआ है। तो एक बात बताई गई थी कि एक मानसिकता और भी है उसको जरा पहचानिए। देखिए, ये मानसिकताएं जो बताई जा रही हैं, कोई आवश्यक नहीं कि इसको आप इस पर पूरा मंथन करिए, अपना दिमाग खपाइए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आ गए तो ठीक है, लेकिन ये हकीकत है। एक मानसिकता है कि काफ़ी, अब मैं बता रहा हूँ, मैंने भारतीय समाज के तबके वाइज हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों की समाज है, या कुछ और हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी समाज होगा। तो वो जो है काफ़ी समस्याओं के लिए जो मानसिकता भरी गई, मैं मानसिकता की बात करता हूँ, कारण नहीं कि काफ़ी समस्याओं के लिए वो हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जिम्मेदार मानते हैं। इस तरह की मानसिकता है। देखिए, भारतीय जनता दल के प्रचार से, इस तरह की कोशिश से, इसमें थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ा सा डेंट आया है, लेकिन अभी वही भी जड़ वो पकड़ी हुई है। उसको जड़ से अभी उखाड़ने की या समाप्त करने की अभी आवश्यकता है। उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनमें मानसिकता यह है कि काफ़ी समस्याओं की जड़ में बीजेपी और आरएसएस है। इन दोनों मानसिकताओं को यदि एक साथ मिला दीजिए तो एक कहता है कि सारी समस्याओं की जड़ में मुसलमान हैं, एक कहता है कि सारी समस्याओं की जड़ में आरएसएस और बीजेपी है। भारतीय जनता दल तब से समझा रहा है बीजेपी आरएसएस समस्या है, थोड़ी सी बात नहीं, लेकिन लार्जर डायमेंशन में समस्या जीएनपीसी और वामदल है। यह दोनों मानसिकताओं में कि समस्या के रूप में कहीं नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके पीछे जो कारण है, कई कारण हो सकते हैं, और जो सबसे प्रमुख कारण है वो जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी का, और इस आरएसएस का जो आंतरिक गठजोड़। अच्छा, इस गठजोड़ पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन एक तथ्य और भी बताना जरूरी है, वो बताया जा रहा है। पहली बार भारतीय जनता दल के द्वारा, और भारतीय जनता दल
इसका श्रेय नहीं वो लेना चाहता है। इसने देखा और इसके मन में बहुत पीड़ा हुई कि सारी समस्याओं की जड़ में ये गद्दार नेहरू और पूरा परिवार है, और लोगों की मानसिकता जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। तो उसी संबंध में तमाम तथ्य कहीं लिखे हुए नहीं मिले। जब आप इतिहास पढ़िए, वो पढ़िए, तो जो उनमें विरोधाभास जो दिखता है, कंट्रडिक्शन से वो तथ्य जो है वो निकल कर आते हैं। तो इसलिए, और ये हर एक भारतीय भाई बहन का फर्ज बनता था, लेकिन दुर्भाग्य तो देखे ना कि इन यानी जो गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वालों ने पूरा अपने माफिक एक भौतिक वर्ग की फौज खड़ी कर दी, मीडिया वर्ग की एक पूरी फौज खड़ी कर दी, इतिहासकारों की एक फौज खड़ी कर दी। किस लिए? अपने सारे देश विरोधी गद्दारी के पापों को ढकने के लिए, लूट के पापों को ढकने के लिए, और उनका भाट बनने के लिए, भटैती के लिए। भाट होते हैं ना जो दफली बजाते हैं, इस तरह की बौद्धिक वर्ग, मीडिया, और मीडिया में पत्रकार भी आते हैं, और आपके इतिहासकार, और वही इतिहास लिख करके हमारे आपके दिमाग में वो ठूस आ गया। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो इन्हीं दो गद्दारों की फोटो दिखती है, गांधी नेहरू, जिनके विषय में असलियत में जाना चाहिए भाई कि ये घोर गद्दार हैं। फोटो होने चाहिए सुभाष चंद्र बोस की, फोटो होने चाहिए अशफाकुल्लाह की, फोटो होने चाहिए खुदीराम बोस की, फोटो होने चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद की, फोटो होने चाहिए वो शहीद आजम भगत सिंह की। ये मानसिकता जरा देखिए, इनकी फोटो होने के स्थान पर या तो गांधी या तो नेहरू मिलेगा। और फिर चूंकि माने मुसलमान ने मुगलों को डिमोराइज करना है, तो राणा प्रताप और शिवाजी। जरूरत इस बात की है कि इस देश में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, सिर्फ उनकी फोटो होनी चाहिए। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रमा, रानी गडलियू, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती, सिर्फ इनकी ही फोटो होनी चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे वो इनसे प्रेरणा लें, इनसे सीखें कि देश के लिए कुर्बानी क्या होती है, देश के लिए शहादत क्या होती है। और अम्बेडकर साहब, हाँ, और अम्बेडकर साहब, इनके अलावा किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, कोई स्कूल हो, कोई दफ्तर हो, और जितने भी संस्थान हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रमा, रानी गडलियू इत्यादि की फोटो होनी चाहिए। इन सारे गद्दारों को निकाल बाहर कर देना चाहिए। तब बच्चे ये सीखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, क्या इनका योगदान था।
बाबा साहब कौन थे, इनका 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 क्या योगदान था। अशफाकुल्लाह जी कौन थे, इनका क्या योगदान था। खुदीराम बोस कौन थे, क्या योगदान होगा। तो जरूरत इस बात की है कि हर जगह जो फोटो जो है, यानी शिक्षण संस्थाओं में, ऑफिसों में, और जितने भी संस्थान हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी हवाई अड्डे हैं, जितने वहाँ से सारे गद्दारों का नाम हटा करके हमारे इन अमर शहीदों का नाम होना चाहिए। ये तो आवश्यकता है। लेकिन ये बीजेपी वालों की अब मानसिकता अभी इनकी जरा पड़ी है। ये जब भी कोई नाम बदलते हैं तो जहाँ मुसलमान का नाम लिखा रहता है उसी को बदलते हैं। इनकी गद्दारी को जरा देखिए, ये कभी भी नेहरू को गद्दार नहीं मानते। बस इनकी गद्दारी के भाव यहीं से देखिए। इनको मुसलमान गद्दार दिखते हैं, नेहरू गद्दार नहीं दिखते। योगी को देखिए, उसने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, लेकिन बगल में इस अंधे योगी को नहीं दिखा कि बगल में वो गद्दार जो है, जो मोतीलाल नेहरू के नाम पर मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका भी नाम बदले। तो ऐसे ऐसे गद्दार होते हैं जो है छिपे हुए, जो है वो योगी आदित्यनाथ जैसे। वो अरुण जेटली 2 साल पहले जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके देहांत के बाद जब उनको सम्मान देना हुआ, तो मैंने जो मानसिकता है, जो आवाम से माने घृणा करे, भले वो देखिए इनके उस भाषण पर मत जाइए कि वो कहते हैं कि मोदी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। अब ये चार जुमले आ गए हैं उनके, लेकिन उनके वो अंदर में क्या छुपा हुआ है ये बाहर सामने आता है। तो जहाँ फिरोज शब्द लिखा हुआ है मुसलमान का, हालांकि ये शब्द हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी मानसिकता को बताने के लिए हमको कहना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है और हमारी ये जो है यानी व्यवस्था है। वो उनको दिखा, लेकिन गद्दार नेहरू को नहीं दिखा कि इसका नाम जो है सबसे पहले बदला जाना चाहिए। तो आज जो नेहरू की गद्दारी को ये जो भारतीय जनता दल बताना चाह रहा है, और काफ़ी लोग समझ भी रहे हैं, यदि उसकी गद्दारी वो सामने नहीं आ पा रही है, उसके पीछे सिर्फ जो है ये बीजेपी और आरएसएस वाले, ये इनकी गद्दारी है। जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार मानते हैं, वो चीज़ नहीं, वो तो उनको दूसरे रूप में मानते हैं कि भाई सारी समस्याओं की जड़ में है। ये जो नेहरू परिवार की गद्दारियों को छिपाते हैं, ये गद्दारी है बीजेपी और आरएसएस वालों की। तो ये मानसिकता उनमें रहती है। और निचले स्तर पर तो और घिनौनी बात कही जा रही थी कि भाई कि जो ये टीवी चैनल वाले जो उसकी जो तालिबान की क्रूरता को दिखा रहे थे, तो कोई वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अब उसको मसाला मिल गया, उसको ताकत मिल गई। अब वो प्रदर्शन कर रहा है कि हिंदुओं जागो, हिंदू जागो। इस दुष्ट को मालूम नहीं है कि हमको भारत के लोगों को जगाना है कि हिंदुओं को जगाना है। और भारतीय जनता दल साफ कहता है कि हिंदुओं को जगाना है तो कोई और देश ढूंढ लेना, यह देश भारतीयों का है। लेकिन ये सारा श्रेय जो है मोदी जी के द्वारा और जीएनपीसी के द्वारा, इन दोनों का गठजोड़ है, जीएनपीसी वालों का और मोदी जी का। और निश्चित रूप से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, भाई आखिर जगह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है इस तरह से जो मुहिम जो चला रहा है, कोशिश जो कर रहा है, क्या 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 अब क्या वो हिंदुओं का एकमात्र जो है वो मैंने वो रक्षक है, वो उसका दावेदार है, वही उसका चैंपियन है।
लेकिन नहीं, नफरत फैलाने में जरूर उसकी माने उसकी इस तरह की भूमिका है। और नफरत फैलाने का मतलब कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के मंसूबे को पूरा करना, वाम दलों के मंसूबे को पूरा करना। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ या उसकी गतिविधियां जो है जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों के फंडिंग से चल रही हैं या चल रही होंगी। यदि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह की ठीक से जांच की जाए तो ये तथ्य निश्चित है कि वो सामने आ सकते हैं। भारतीय वाम ताकत दल ने पहले ही ये वो बता रखा है कि तालिबान के विषय में कि तालिबान एक विश्व स्तर का सबसे क्रूर, सबसे निर्मम, जघन्य अपराध करने वाला, नरसंहार करने वाला, वो क्रूरता के साथ, निर्ममता के साथ, इस तरह का वो एक गिरोह है। उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, ये भी हकीकत है। उसका साथ पाकिस्तान और चीन दे रहे हैं, ये भी सत्य है। और वो विश्व के लिए खतरा बना हुआ है, ये भी सत्य है। विश्व के लिए खतरा बनने के पहले वो सबसे पहले खतरा बनेगा भारत के लिए, ये भी सत्य है। लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है कि उसका सामना सिर्फ भारत ही कर पाएगा और भारत ही उसको ख़त्म करेगा। उसको समाप्त करने की क्षमता सिर्फ भारत में ही है, भारत ही उसको समाप्त करेगा। लेकिन इसके पहले भारत को जो देश के अंदर के जो तालिबान हैं उनको समाप्त करना होगा। ये भारतीय वाम ताकत दल ने पहले बताया हुआ है। देश के अंदर के तालिबानों को बचाने वाले ये मीडिया वाले हैं। सबसे खतरनाक तालिबान कौन है इस देश का? जो जीएनपीसी या जीएनपीसी का राहुल गांधी, ये सबसे खतरनाक तालिबान है। वाम दल भी वो तालिबान है। तालिबानों का समर्थन करने वाले टी.एस. हसन और ये शफीकुर रहमान, ये भी खतरनाक हैं। और उनके जिस दल के हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी तालिबान ही है। और जिसके शाह पर अखिलेश मुलायम की शाह पर वो भी तालिबान है। उसी प्रकार सबसे बड़ी तालिबानी कौन है? ये ममता बनर्जी, वो बहुत ही खतरनाक है। तो इस प्रकार हमारे देश के अंदर के तालिबानों को सबसे पहले समाप्त करना होगा। ताकत तो है और भारत ही जो है उस तालिबान को खत्म करना होगा, खत्म कर सकता है। ये तो वास्तविकता है। वो वास्तविकता चाहे आज मैंने आज जो है वो फलीभूत हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, वो बात दूसरी है। हो रहा यही है। लेकिन ये देश के गद्दार जीएनपीसी क्या कर रही है? क्यों से बात करिए, इसकी मानसिकता को पढ़िए। जो तालिबान विश्व के लिए खतरा बना हुआ है, जो तालिबान जो है भारत के लिए खतरा है, उसको तालिबान कहते ही भारत को जो है जम्मू कश्मीर में चौकसी बढ़ा देनी पड़ी। अब सारी सेनाओं को जो है वो अलर्ट पर डालना पड़ा। उसको ये देश का गद्दार, सबसे बड़ा गद्दार ये जीएनपीसी वाले कह रहे हैं बात करो। और यही नहीं, जब वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमारे देश में आकर के हिंसा करते थे, हमारे देश के लोगों को मार रहे थे, तब भी ये कह रहे थे कि हम जो है जो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं आतंकवाद रोकने के लिए।
ये इस स्तर के गद्दार हैं जीएनपीसी वाले, यही कहा जा रहा है। लेकिन आदरणीय भारतीय भाई बहनों, मैं तो समझा ही रहा हूँ कि ये देश के बड़े गद्दार हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगहों से इस गद्दार जीएनपीसी को समर्थन मिल रहा है, वोट मिल रहा है। वो असली जो चिंता का विषय ये है। उदाहरण के लिए अभी भी अब देखिए, अब इस स्तर पर हमको उतरना पड़ रहा है बताने के लिए। रोग, प्रॉब्लम, डिजीज, उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस मर गई है, लेकिन अभी भी जो है कम से कम 70% जितने जो अपने को ठाकुर राजपूत कहते हैं वो समर्थन दे रहे हैं वो प्रियंका गांधी को। 50% जो है वो ब्राह्मण दे रहे हैं, और 50% या 40% वो मुसलमान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? क्या उनको मालूम नहीं है कि यह जीएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है? जैसा कि बताया गया है कि भाई हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन साथ साथ कितने गहन टाइप की ये समस्याएं हैं। अब वो देश के गद्दार के साथ जो है वो यानी जो है वफादारी लोग निभा रहे हैं। अभी जो बताया गया है, कुछ ठाकुर लोग जात का नाम लेना बिल्कुल गलत है और हमेशा गलत मानेगा और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारी व्यवस्था ये है कि डायग्नोसिस के लिए, विश्लेषण के लिए रोग का नाम बताना पड़ता है, ये मजबूरी होती है। तो वो जो हमारे मान कि मुसलमान या ब्राह्मण या ठाकुर लोग जो इसे जीएनपीसी को की अनुभक्ति में जो लगे हुए हैं, यदि वही भक्ति हमारे जो हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनको वही लोग कोई चमार कहता होगा, कोई हरिजन कहता होगा, यदि वो आदतें छोड़ करके यदि उनको गले लगाते तो काफ़ी कल्याण होता। और यही चीज़ भारतीय आम ताकत दल कर रहा है कि यानी इस समस्या को दूर करने के लिए इस स्तर तक वो उतर करके उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। केरल के जो भारतीय भाई बहन हैं वो अपने को कहते हैं कि हम भारत के सबसे अधिक समझदार और शिक्षित हैं, हमारी लिटरेसी हमारी साक्षरता 100% की है। लेकिन ये बात बिल्कुल पचती नहीं है कि उनकी 100% की साक्षरता क्या इसी काम के लिए है कि देश के दुश्मनों को वो चुने। 2019 के चुनाव में 20 में से 18 वो केरल से चुन के आए थे। कि कितने दुख की बात है। और यही दुर्दशा राजस्थान से है, यही दुर्दशा मध्य प्रदेश से है, यही दुर्दशा छत्तीसगढ़ से है, महाराष्ट्र और झारखंड से। तो समस्या की जड़ यहाँ पर है। तो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता दल को इस तरह की समस्याओं का कहाँ पड़ी हुई हैं उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन मालूम है उसको, कोई बात नहीं। लेकिन शुरुआत तो करनी होगी ना। तो शुरुआत यहाँ से करिए कि हमारे जितने भी अलग थलग वो पड़े हुए हैं भारतीय भाई बहन, सबको एक साथ में लाइए और भी सम्मान के साथ। अब जैसे कुछ को फंसाए हुए है ये वो ओम प्रकाश राजभर, कुछ को फंसाई हुई है ये वो अनुप्रिया पटेल, कुछ को फंसाया हुआ है ये वो संजय निषाद। सभी भारतीय भाई बहनों को एक साथ लाना पड़ेगा, पूरे समाज को, वो भी इज्जत के साथ। उनको जरा भी एहसास ये न हो कि उनको सम्मान देने में, उनको इज्जत देने में किसी प्रकार की कोताही, किसी प्रकार की कमी की जा रही है, पूरी इज्जत के साथ।
हमने भी थोड़ा बहुत प्रयास किया था। जैसा कि मैंने बताया था कि जब हमारे बेटी की शादी हुई थी तो मैंने वर्तमान के समय में वो जितने भी ये पिछड़े भारतीय भाई बहन थे वो आकर के खड़े हो गए। तो हमने भाई मैंने कहा कि खड़े मत रहिए, आप खाट पर बैठिए। खाट पर भी जो है वो पीछे वाले में बैठ रहे थे। मैंने कहा नहीं, यहाँ सामने बैठिए। कुछ इस तरह का प्रयास करना होगा। और भारतीय जनता दल को विश्वास भी है और इस तरह की खबरें भी हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो है सिर्फ इज्जत सम्मान का भूखा है। ये बात सही है। यदि हम उसको इज्जत सम्मान दें, गले से लगाएं, तो वो एकता के लिए सबसे आगे आएगा। और इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ये जीएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस और आरएसएस का जो गठजोड़, आंतरिक गठजोड़ बहुत विचित्र किस्म का भी, और उसकी विचित्रता इस बात में है कि अंदर खाने में तो उनका गठजोड़, लेकिन पब्लिक के सामने वह एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में सामने आते हैं। और उससे भी बड़ी विचित्रता कि जिन अपराधों के लिए, जिन पापों के लिए, जिन माने देश के खिलाफ गद्दारियों के लिए वो खुद जीएनपीसी जिम्मेदार है, वही आरोप जो है इसके ऊपर लगाती रहती है, आरएसएस के ऊपर। और आरएसएस आराम से उसको स्वीकारती रहती है ताकि जीएनपीसी के ऊपर से वो आरोप लगभग धुल जाए और जनता की नज़रों में वो साफ सुथरी हो जाए। जैसे देश को आरएसएस ने नहीं बांटा है, बात तो सही है, देश को बांटा है इस जीएनपीसी ने, लेकिन वो बराबर कहती रहती है कि आरएसएस देश को बांटने वाली है। और कभी भी आरएसएस जवाब नहीं देती कि नहीं भाई, देश को बांटने वाले हम नहीं, वो तुम हो। जरा इस रस को जरा समझिए। आरएसएस ने आज तक नहीं कहा कि देश को बांटने वाला जीएनपीसी और नेहरू है, देखिए ना। जबकि वो लगातार जीएनपीसी का हर एक कि आरएसएस देश को बांटने वाले, आरएसएस देश को बांटने वाले और हम देश को जोड़ने वाले। इस रहस्य को समझिए ना। ये आरएसएस एक सांप्रदायिक पार्टी है, ये झूठ तो बोलती है, लेकिन सबसे घोर सांप्रदायिक तो ये है। संप्रदायवाद का जहर घोलने वाली जीएनपीसी है, लेकिन वो आरोप लगाती है आरएसएस के ऊपर, और आरएसएस उस आरोप को बिल्कुल ऐसे वो स्वीकार कर लेती है ताकि उसके ऊपर से जो है वो सांप्रदायिकता का जो कालिक है वो धुल जाए, देश बांटने की कालिक धुल जाए। इसलिए जो आरोप लगाती है जीएनपीसी आरएसएस के ऊपर जो है वो तो ये स्वीकारती है आरएसएस, ताकि उसके ऊपर से देश बांटने की कालिक वो धुल जाए। तो इतना विचित्र गठजोड़ आप जो है वो कहाँ देखे होंगे। ये ताना बाना इन समूह का जो गठजोड़ का है, ये देश को बड़ी तकलीफ दे रहा है। और भारतीय जनता दल को विश्वास है कि यदि ये देश के लोग समझ जाएं कि इन दोनों का गठजोड़ है, तो कम से कम इस्लामाबाद वाले भारतीय भाई बहन जो आरएसएस को दोषी मानते हैं, इसके पहले जो है जीएनपीसी को वो दोषी माना वो शुरू कर देंगे। और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो मुसलमान को दोषी मानते हैं, वह आरएसएस को दोषी मानना शुरू कर देंगे। जरूरत इसी बात की है कि पूरा समाज जाने कि भाई कि इस जीएनपीसी का आरएसएस का बहुत खतरनाक एक गठजोड़ है। और उस गठजोड़ का कुछ प्रमाण जरा देखिए
ये सभी को मालूम है कि देश को बांटने वाली जीएनपीसी है। जीएनपीसी ने ही, कांग्रेस ने ही देश विभाजन का एक औपचारिक प्रस्ताव पास किया हुआ है, यह पूरा देश जाने। वो और सत्ता हथियाने के लिए ये दोनों के दोनों, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने ये पूरा साजिश किया, और सरदार पटेल इसके हकदार थे, और मोहम्मद अली जिन्ना इसके हकदार थे। दोनों को हटा करके, देश को बांट करके ये सत्ता जो है वो माने ये सत्ता पर ये काबिज हुआ ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, इन दोनों की साजिश से, देश को बांट करके। तो इस बात को ये कैसे निकल के आती है, ये तथ्य कैसे निकल के आता है, ये वास्तव में मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, इतनी जो है यानी पेचीदगियाँ हैं, इतनी इसमें नेसेसिटी और फाइनेंसी है, माने कि बारीकियाँ हैं, इसमें अपना दिमाग मत खपाइए। थोड़ा भी जो समझ में आता है समझ लीजिए, लेकिन मोटा मोटी यह है कि नेहरू इस देश का सबसे बड़ा गद्दार पूरे इतिहास में। लेकिन जितना बड़ा गद्दार है, उतना ही ये देश की जो एजेंसी है, मीडिया वाले, बौद्धिक वर्ग वाले और ये बीजेपी वाले, उसी गद्दारियों को छिपाने की गद्दारी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें। और सिर्फ वही नहीं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी जो बौद्धिक वर्ग है, वह भी कभी भी नेहरू का नाम नहीं लेता है कि नेहरू ने देश को बांटा है। और तो और छोड़ दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना साहब की फोटो लगी है। सिर्फ फोटो लगाने से क्या होगा? जिन्ना साहब ने इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए दावा किया था, और एक तरह से वो हकदार भी थे, पात्र भी थे। ये आज तक जो है वो कह नहीं पाए, और सिर्फ यानी फोटो वो लगाते हैं। देश के साथ क्या अन्याय हुआ, और देश जो है बांटने वाले नेहरू और गांधी थे, ये आज तक नहीं बोल पाए, और सिर्फ वो फोटो लगाते हैं वो जिन्ना साहब का। तो जिन्ना साहब के, लेकिन ये सब सिर्फ जिन्ना की फोटो क्यों लगी है? क्योंकि ये दूसरा पक्ष है। कौन पक्ष? जो जिन्ना को सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि वो खलनायक, विलेन साबित करना चाहता है। अब ये तो स्वाभाविक है ना कि जितना ही जिन्ना साहब को खलनायक साबित किया जाएगा, और खलनायक के खांचे में उनको, माने खलनायक के वो बॉक्स में या वो उसके ग्रुप में उनको रखा जाएगा, उतना ही गद्दार नेहरू की गद्दारियों को छिपाने में आसानी होगी। ये रणनीति है। तो इसीलिए जी न्यूज़ वाला एक यानी आतंकवादियों को, अब देखिए ये जी न्यूज़ अपने को दिखाता है कि हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं। जी न्यूज़ वाला आतंकवादियों को कह रहा है कि ये जिन्ना की सेना है। मतलब जिन्ना जितना ही बदनाम होते रहेंगे, जितना ही यानी खलनायक के रूप में दिखते रहेंगे, खलनायक के खांचे में उनको ये सब ढकेलते रहेंगे, उतना ही नेहरू की गद्दारियों को छिपाने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो ये चैनल वाले भी किस स्तर के गद्दार हैं ये जरूर समझिए। लेकिन आदरणीय भारतीय भाई बहनों, ये सारे गद्दार चैनल किसके शासन में पाले जा रहे हैं? राष्ट्रवादी जो है मोदी जी के। तो मोदी जी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके सारे देश के गद्दार ताकतों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, और इन गद्दार ताकतों के आगे घुटने टेक रहे हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। तो इनका राष्ट्रवाद
देश के लिए बहुत ही कष्टकारी है, बहुत ही दुख देने वाला है। ऐसे अच्छे अच्छे राष्ट्रवादी से इस देश को भगवान ही बचाए। आज भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे छली कपटी राष्ट्रवादी से, ऐसे छली कपटी राष्ट्रवादी मोदी से भगवान इस देश को बचाए, जो कि देश के दुश्मन यूएनपीसी, देश के दुश्मन वामपंथी, देश के दुश्मन ये अखिलेश और मुलायम, देश के दुश्मन जो है ये मायावती और ये ममता बनर्जी, राहुल, इनको ये पाल रहे हैं। कम से कम आवाम के लिए इनको नस्ल में नाबूद करने के बजाय, आवाम के लिए इनको पंग करने के बजाय इनको सर पर बिठा रहे हैं। ये इनका राष्ट्रवाद जो है हमारे देश के लिए बहुत ही अभिशाप बन गया है, और ऐसे राष्ट्रवाद की हरगिज आवश्यकता नहीं। और ये कहना छोड़ दें कि सबका साथ सबका विश्वास, न सबका साथ, न इनके साथ किसी भी जनता का जो भी इन बातों को समझ रही है, न किसी जनता का इनके साथ कोई साथ होगा। विश्वास की तो कोई बात ही नहीं है। कौन इन पर वो विश्वास करेगा? हाँ, विश्वास और साथ किसका होगा? राहुल का जरूर होगा, वाम दलों का जरूर होगा। वो जो ये ममता बनर्जी है, उसका साथ भी होगा, उसका विश्वास भी होगा। तो इन ताकतों का कौन? राहुल गांधी, वामपंथी, ममता बनर्जी इत्यादि, केजरीवाल, इन्हीं का साथ भी है और इन्हीं का विश्वास भी है। जनता का न तो साथ है न तो विश्वास है, और हो भी नहीं सकता। तो इनके इस पाखंड को चीर करके रख देना है। और चीर के आप कैसे रखेंगे? ईवीएम मशीन पर इनको नस्ल में नाबूद करेंगे, जीरो करेंगे, शून्य करेंगे, समाप्त करेंगे ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।